नमस्कार, स्वराज सेहत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा। तो हर बार स्वराज सेहत में अलग हम विषय लेकर के आते हैं और जिसमें तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हर बार इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं जो सेहत से जुड़ी तमाम जानकारियां हम तक साझा करते हैं। और आज हम लेकर के आए हैं कि बच्चों से जुड़ी बीमारियों के बारे में कौन कौन से वो सवाल हैं जिनके जवाब इस कार्यक्रम के जरिए हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बच्चों की समस्या को लेकर, आखिर बच्चों में मृत्यु के प्रमुख कारण उम्र के अनुसार अलग अलग होते हैं और 5 साल के कम उम्र के बच्चे विशेष रूप से मलेरिया, निमोनिया, दस्त, HIV और तपेदिक जैसे संक्रामक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। 2019 में 5 साल से कम आयु के बच्चों में लगभग 30% वैश्विक मौतों के आंकड़े सामने आए थे, जिसमें निमोनिया, डायरिया और मलेरिया इसका प्रमुख कारण माना गया। दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में बच्चे असमान रूप से प्रभावित हुए हैं। वहीं विशेष रूप से उप सहारा अफ्रीका में संक्रामक रोग ज्यादा होते हैं। यूनिसेफ बच्चों को बीमारी से मरने से बचाने और रोकने के लिए दुनिया भर में काम करता आ रहा है। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में किन रोगों के होने की ज्यादा संभावना होती है। हमारे साथ खास मेहमान रीटा के संचालक NHM डॉक्टर पंकज शुक्ला जी जुड़ेंगे, जो इस खास कार्यक्रम में बताएंगे कि बच्चों में होने वाली कौन कौन सी अधिकतर ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से बच्चों की मौतों के आंकड़े और साथ ही साथ सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों के बारे में वो जानकारी साझा करेंगे। तो जैसा कि आज हमारे विशेष कार्यक्रम में बच्चों के बीच होने वाली खतरनाक बीमारियां, उसके उपाय क्या हो सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को स्वस्थ रखा जाए, दिनचर्या आपके बच्चों की कैसी रहनी चाहिए और समय समय पर कौन कौन से ऐसे टीके हैं जो उन्हें लगाने से वो रोग मुक्त हो सकते हैं और उनका जो पोषण आहार होने के साथ साथ उनकी जो ग्रोथ है वो किस तरीके से होनी चाहिए, तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर हम इस खास कार्यक्रम में स्वराज सेहत में बात करेंगे। तो हमारे साथ रीटा के संचालक NHM डॉक्टर पंकज शुक्ला जी मौजूद हैं। तो पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी, जिस तरीके से बच्चों में अमूमन पोषण को लेकर के पेरेंट्स के बीच सबसे बड़ी ये समस्या सामने आती है कि पोषण ठीक तरीके से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग बीमारियों के शिकार होते हैं। तो ये जो समस्या है उसे कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक कुपोषण की बात करें, हमारा प्रदेश इस मामले में बदनाम है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कुपोषित बच्चों की संख्या प्रतिशत में माने तो बहुत सबसे अधिक है। लेकिन इसका मेन कारण यह है कि 2 मेन कारण शुरू करते हैं। हम बर्थ से लेते हैं। बर्थ जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको शुरू के 1 घंटे के अंदर हमको उसको माँ का दूध शुरुआत करनी चाहिए। वो माँ का दूध शुरुआत करने से वो अमृत के हिसाब से रहता है, अमृत जैसा ही रहता है कि उसमें जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो रिच रहता है न्यूट्रिटिव उसमें और इम्यूनिटी बढ़ाने में और बाकी चीज़ों में। उसके बाद वो कोलेस्ट्रॉल पीता है बच्चा, सकल करता है ब्रेस्ट से, तो उससे आगे जाके जब दूध की आवश्यकता ज़्यादा रहती है बच्चों को तो दूध मिल्क सिक्रेशन ज़्यादा होता है माँ को और उसको पूर्ण दूध मिल सकता है जी। 6 माह तक बच्चे को दूध के अलावा पानी की भी जरूरत नहीं रहती, कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं रहती। बच्चे को माँ का दूध ही सफिशिएंट होता है। और इसकी एक इकोनॉमिक्स भी है, मतलब इसको आप अगर इनसे सोचें कि अगर 600 कैलोरीज माँ अगर अपने फूड में ज़्यादा ले, 600 कैलोरीज मतलब करीब 150 ग्राम अनाज या दालें या कुछ ले, तो उसको माँ को इतना दूध पैदा कर सकती है कि बच्चे के लिए काफ़ी हो। और जहाँ तक अगर आप ऊपर का दूध पिलाते हैं तो ऊपर का दूध में इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारे
बच्चे को बीमारियां हो जाती हैं, कुपोषण हो जाता है। और उसकी कॉस्ट अगर आप 1 लीटर दूध भी करें तो बहुत महंगा आता है, 40 से 50 रुपए का दूध आएगा। और पर डे का हिसाब से तो अगर वो 1,500-2 हज़ार रुपये 2-3 हज़ार रुपये का दूध एक बच्चे के लिए ले गए तो गरीब आदमी कहाँ से कर पाएगा। लेकिन माँ के दूध में ये ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ अपना दूध, अपना जो अनाज खाती है उससे उसका दूध पैदा हो जाता है। और बच्चे के परिवार को इकोनॉमिकल लॉस भी नहीं होता। बीमारियों पे जो खर्चा होता है वो अलग है, वो भी बचता है अगर माँ का दूध पीता है। तो 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना है। हाँ, 6 महीने बाद बच्चे की आवश्यकता बढ़ जाती है, उसको कैलोरीज की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मात्रा की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और कुछ और न्यूट्रिटिव चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है जो ऊपर के अनाज या सब्जी भाजी में रहती है। तो 6 महीने के बाद बच्चे में इतना ग्रोथ हो जाती है, इंटेस्टाइन वगैरह इतनी सब मैच्योर हो जाती हैं कि वो अब उसको एक अनाज, जो मैश्ड अनाज है, मैश्ड फ्रूट्स वेजिटेबल है, वो शुरू कर सकता है। शुरुआत में उसको टेस्ट डेवलप करने के लिए आधा 1 चम्मच, आधी 1 कटोरी से शुरुआत करके धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। और उसको ऊपर का खाना ना देना ही समय पर सबसे बड़ा कुपोषण का कारण मध्य प्रदेश में है। तो ये 2 चीज़ों से अपन कुपोषण से बच सकते हैं। और क्योंकि आपने नवजात शिशुओं को लेकर के जिक्र किया है कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उनके खाने पीने से जुड़े, लेकिन नवजात शिशुओं में सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारियों के बारे में अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी हो सकती है, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमन अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। अमन, सवाल पूछिए। मेरा सबसे सवाल है सर, मेरा बच्चा है अभी 3 साल का, उसको फैट्स आते हैं एकदम से, कभी गर्मी वगैरह हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो एकदम बुखार तेजी से आता है, दिमाग पर चढ़ता है। कई बार उसको ठंडे पानी से सर पे बर्फ का पानी डालना होता है। तो ये इससे कैसे उसको वो कराया जाए, क्योंकि कई बार हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है उसको। ये जो आप बता रहे हैं इसको फिब्राइल कन्वल्शंस कहते हैं, कि बच्चे के तेज बुखार आने पर मस्तिष्क गर्म होकर जो उसको जो मिर्गी जैसे फिट्स आते हैं वो एक फिब्राइल कन्वल्शंस है। वो फिब्राइल कन्वल्शंस में आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका तेज बुखार एकदम से ना हो पाए। तो आप जैसे गीले पानी से पट्टी रखते हैं या गीले कपड़े से पूरे शरीर को पोंछते हैं और पैरासीटामोल का सिरप रख के पैरासीटामोल जैसे ही बुखार बढ़ने लगे, ये फिट्स 101-102 बुखार आने के से बढ़ने के बाद ही आते हैं। तो आप इतना बुखार ना बढ़ने दें। पैरासीटामोल का सिरप, अगर आपका बच्चा, क्या आपने बताया 3 साल का है, तो उसको 3 साल का है तो करीब 15 किलो है, तो 1.5 चम्मच पैरासीटामोल का सिरप पिला के तुरंत जैसे ही बुखार शुरू हो आप बुखार बढ़ने ना दें। और जब तक बुखार बढ़ रहा है, पैरासीटामोल को अपना असर दिखाने में आधे से पौन घंटा लगता है, तब तक उसे गीले कपड़े से पोंछते रहें जिससे उसका बुखार ना बढ़े। बुखार नहीं बढ़ेगा तो उसको फिट नहीं आएंगे, और फिट आने से कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं है, उसको कोई आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी, अनलेस अनटिल कि आप बहुत ज़्यादा फिट्स बार फिट हर महीने या हर 2-4 महीने में ना आते रहें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चल के 5 साल की उम्र में आके फिट आना बंद हो जाएंगे। चलिए अमन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर पंकज, जैसा कि आप बता रहे थे कि नवजात शिशु जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारियां कौन सी होती हैं, और समय रहते इन्हें अगर समझ लिया जाए तो आगे चलकर वो समस्या और ज़्यादा बड़ी नहीं हो। नवजात बच्चों में सबसे ज़्यादा जो हमारे प्रदेश की समस्या आ रही है, प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट, यानी जो हमारे समय से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनका वजन कम होता है, इनमें बहुत सारी समस्या होती हैं। पूरा इनकी मैच्योरिटी नहीं हो पाती तो उनको बीमारी ज़्यादा लगने की संभावना रहती है, और लो बर्थ वेट के कारण इनका वजन भी कम रहता है, इसमें बीमारियों की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए तो हमें अच्छी एंटीनेटल केयर, जब बच्चा माँ के पेट में हो तो अगर अच्छी एंटीनेटल केयर, अच्छी चेकअप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसको अच्छी गोलियाँ दवाइयाँ जो सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिलती हैं वो देते जाएं, माँ के ऊपर अच्छा भोजन दिया जाए, अच्छा खाना पीना किया जाए, उसको रेस्ट दिया जाए, ये सब चीज़ें करने से हम प्रीमेच्योरिटी और लो बर्थ वेट और माँ को कोई बीमारी ना हो, तो ये इन 2 समस्याओं से बच सकते हैं। फिर जहाँ बच्चा पैदा होता है, अगर पैदा बच्चा हो गया है तो उसको साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बच्चे को साफ़ सफाई वाले वातावरण में जैसे ही पैदा हो तो उसको सरकारी अस्पताल में, जहाँ पर स्वच्छता है, डिलीवरी रूम भी अच्छा है, बच्चे को पैदा होने के बाद
तो सरकारी अस्पताल में ही आजकल तो हर जगह सरकारी अस्पताल हैं और 108 एम्बुलेंस की सुविधा है कि आप अस्पताल में लेबर के बाद तुरंत पहुंच सकते हैं। सरकारी अस्पताल में बच्चे का प्रसव कराएं, माँ का प्रसव कराएं, जिससे बच्चे स्वस्थ वातावरण रहे। और जब भी बच्चे को छुएं, बच्चे को कोई खिलाए या बच्चे को तो अपना हाथ धो के, और कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति ना जाए, नहीं तो बच्चे को सेप्टिसीमिया की एक बीमारी होती है जो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे काफ़ी मृत्यु हो जाती है। तो ये सावधानियां रखना पड़ती हैं। बच्चे को सर्द गर्म से भी बचाएं। अगर ठंड के दिन है तो उसको गर्म रखें, नहीं तो उसको सर्दी हो जाएगा और हाइपोथर्मिया से होने वाली बीमारियां भी हो जाएंगी। जी, और नवजात शिशु से 10, 11, 12 साल तक के बच्चों के, यानी कि बढ़ती उम्र के जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु से लेकर के 10, 11, 12 साल के बच्चों तक वैक्सीनेशन को लेकर के किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए जिससे वो बीमारियों से दूर रह सकते हैं? हमारे यहाँ भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन निःशुल्क किया गया है। आपको हर आंगनवाड़ी केंद्र में, हर टीकाकरण केंद्र में, हर अस्पताल में जन्म से लगने वाला, जन्म के बाद तुरंत हेपेटाइटिस बी और BCG का वैक्सीन लगता है। 1.5 महीने पे पेंटावेलेंट वैक्सीन लगता है, जिसमें 5 बीमारियों से बचाव की क्षमता रहती है। साथ में रोटा वायरस यानी जो डायरिया का टीका है वो लगता है। फिर न्यूमोकोकल वैक्सीन जो निमोनिया और मेनिंजाइटिस से बचाव करने वाला वो टीका लगता है। एक MR मिजल्स और रूबेला का टीका भी हम लोगों ने शुरू किया है। पहले हम केवल मिजल्स लगाते थे 9 महीने पे, अब MR भी लगा रहे हैं और ये सब टीके निःशुल्क उपलब्ध है हमारे यहाँ और समय समय पे लग के उसके बाद इनके बूस्टर लगते हैं। इसके बूस्टर लगते हैं 5 वर्ष पे, 8 वर्ष पे और 16 वर्ष पे। छिंदवाड़ा से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका लल्लू राम जी, सवाल पूछिए। आपसे सवाल है कि एक्चुअली मेरी बच्ची बहुत ऊधम करती है, तो मैं उसे डांटता हूँ और उसकी मम्मी भी उसे डांटती है, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी 5 साल की है मेरी बेटी। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे तो थोड़ी बहुत उधम करते हैं, लेकिन अगर आप उसको डांट के आप उसको समझाएंगे तो ठीक नहीं होगा। उसको प्यार से समझाइए, उसकी काउंसलिंग कीजिए, और ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि उधम ज़्यादा कर रही है तो वो बीमार है। उसको आप जितना डांटेंगे वो उसको और ज़्यादा रिपल्सिव होकर और उधम करेगी। तो आप उसको समझा बुझा के रखिए, उसको प्यार से समझा के काउंसलिंग करके उसको उधम करने से बचा सकते हैं। और कोई सवाल आपका लल्लू राम जी? नहीं, थैंक। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हर दूसरे तीसरे माता पिता की ये समस्या होती है कि वो अपने बच्चों के वजन को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं कि वो पोषण आहार दे रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चों का वजन उनकी एज के हिसाब से नहीं बढ़ पाता है, तो क्या ये गंभीर समस्या है, और समस्या है तो इसका उपाय क्या है? नहीं, बच्चे को अगर अपन, जैसे सबसे पहले हम लोग कहाँ से गलती करते हैं, 2 तरह के लेते हैं। एक तो जिनके पास आहार ही नहीं है, भोजन ही नहीं है, गरीब लोग हैं, उनको साथ दिक्कत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मिडिल क्लास या हाई क्लास फैमिलीज जो अपने बच्चों को फंसी बना देते हैं ज़बरदस्ती फोर्स फीडिंग कर करके। तो डिमांड फीडिंग होना चाहिए। बच्चा जब मांगे तब उसे दो, भूख लगे तो दो, तो उसमें उसको ज़रूरत पड़ने पर भोजन की आदत पड़ेगी तो अपने अच्छे से खाएगा, और वो एक हैबिट अगर डेवलप हो जाएगी तो अपने समय पर खाएगा। फिर बच्चे, जैसे हम लोग, हमारी इंटेस्टाइन और हमारे सिस्टम ऐसा ट्रेंड हो गया कि हम 3 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। बच्चे का आते हैं, स्टमक छोटा होता है, तो उनको हर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बाद कुछ ना कुछ भोजन की आवश्यकता होती है। उनका पेट जल्दी भर जाता है और जल्दी खाली होता है, तो उनको फ्रिक्वेंट फीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेतराम जी, रीवा से दर्शक है। बहुत स्वागत है आपका हेतराम जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, 5 दिन का बच्चा है। हेलो, हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं। 5 दिन का बच्चा है, उसको चौथे दिन पीलिया की हल्की शिकायत आ गई, हॉस्पिटल में भर्ती है। देखिए, तो हाँ, और कुछ पूछना है आपको क्या? हाँ, पहली चीज है। दूसरी चीज, कल वैक्सीन लगा है तो बुखार आ गया है, और उसको पीलिया से बचने के लिए कोई कांच का इंस्ट्रूमेंट है तो उसके अंदर रखा जा रहा है, तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल जानकारी दीजिए सर। मैं ये बता देता हूँ कि एक जो जॉन्डिस होता है, आपका पहला बच्चा है, दूसरा, तीसरा, कौन सा बच्चा है? बच्चा का मतलब क्रम क्या है? पहला बच्चा है कि दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा?
शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो। चलिए, आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ। एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जो बच्चे को अमूमन 72 घंटे के बाद डेवलप हो जाता है, और ये सामान्यतः इतना कम होता है कि इसमें बच्चे को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं हो पड़ती, अपने आप ही ठीक हो जाता है ये, और इसके लिए कोई ज़्यादा इलाज नहीं होता। लेकिन अगर ये बढ़ता है, तो अगर आपके बच्चे का पीलिया बढ़ा होगा तो इसको भर्ती करके इसमें भी सामान्य इलाज से फोटोथेरेपी एक मशीन द्वारा इसको सिकाई करते हैं, और उससे इसकी पीलिया ठीक हो जाता है, एक चीज़। लेकिन अगर पीलिया गंभीर बढ़ जाता है, अगर 18 मिलीग्राम से ज़्यादा बिलिरुबिन आ जाता है, तो फिर वो ब्रेन में असर कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग जो भी बच्चे का पीलिया बढ़ने लगता है। हेतराम जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। जी हेतराम जी, और कोई सवाल आपका? बच्चों को चौथे दिन पीलिया, हल्की पीलिया है डॉक्टर साहब, हल्की पीलिया का लक्षण है। हल्के पीलिया के लिए तो यूजुअली 10-12 मिलीग्राम से ज़्यादा ना हो तो हम लोग भर्ती नहीं करते, घर पे ही अपना ऑब्जर्व करते हैं, आपको बताते हैं, दिखाते रहते हैं, और वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा पीलिया है तो उसको भर्ती करके सिकाई करते हैं। अच्छा, जो वैक्सीन के बाद बुखार आता है सर? वैक्सीन के बाद यूजुअली जैसे अभी 2 ही वैक्सीन लगती है, BCG के बाद तो बुखार आता नहीं। हेपेटाइटिस बी जो लगती है बर्थ पे, उससे थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, लेकिन वो बुखार किसी और कारण से आ रहा है, वो भी ठीक हो जाता है, जरा सा बुखार रहता है। सर, बच्चे का लेट्रिन बाथरूम दोनों बहुत पीला आ रहा है। देखिए, अगर लैट्रिन पीला आ रहा है तो उससे आप चिंतित मत होइए। लैट्रिन अगर पीलिया में अगर सफ़ेद आता है तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, वो गंभीर समस्या होती है। थोड़ा बहुत बाकी उससे कोई समस्या नहीं, पीला आ रहा है तो ठीक आ रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। चलिए, सफ़ेद नहीं आना चाहिए। जी हेतराम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हेतराम जी का भी सवाल रहा कि पीलिया की समस्या से जुड़ा उन्होंने सवाल किया, लेकिन जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के हिसाब से भी आजकल नवजात शिशुओं में इस तरीके की समस्या ने पीलिया की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, और बच्चे को उस समय पीलिया ना हो इसको लेकर पहले से क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, जो सामान्य पीलिया होता है, फिजियोलॉजिकल पीलिया होता है। बच्चे के अंदर माँ के शरीर से आने के बाद ब्लड ज़्यादा होता है, ब्लड का डिस्ट्रक्शन होता है, ब्लड के RBCs कम होते हैं, तो उससे बिलिरुबिन और बिलिरुबिन सीक्रेट होके पीलिया होता है। वो सामान्य फिजियोलॉजिकल पीलिया कहते हैं, वो सामान्य पीलिया है, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। दूसरा पीलिया होता है कि RH इनकम्पेबिलिटी, अगर RH नेगेटिव मदर है और फादर RH पॉजिटिव है और बच्चा मान लो RH पॉजिटिव आ गया पेट में, तो वो उसको एंटीबॉडीज RH की मदर में से आके ब्लड डिस्ट्रॉय होता है, उससे पीलिया बढ़ता है, वो पीलिया ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसी चीज़ें, या कोई बीमारी का सेप्टिसीमिया का पीलिया या और किसी कारण से पीलिया हुआ, वो खतरनाक है। बाकी फिजियोलॉजी ज़्यादातर 90% 95% पीलिया सामान्य फिजियोलॉजिकल होते हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं होती। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से, राजेश जी। राजेश जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछे। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरा भतीजा है, उसकी उम्र 4 साल है। जब भी वेदर चेंज होता है, गर्मी ज़्यादा होती है या बारिश होती है, सर्दी होती है, तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो वो उसकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग हो और वो इस तरह से मौसम से कैसे बचे, ये जानना चाहता हूँ। नहीं, जैसे तबीयत खराब मतलब सर्दी जुकाम और सांस फूलना वगैरह, खांसी वगैरह की बीमारी ज़्यादा होती है ना राजेश जी? यही बीमारी ज़्यादा होती है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार वगैरह की। राजेश जी, के अक्सर बच्चे को ये बार बार समस्या होती है? जी मैम, अक्सर यही समस्या होती है। तो कुछ बच्चों में थोड़ा सा एलर्जिक और ये इस ढंग के रहता है, तो उनको ये ब्रोंकोलाइटिस होता है, वायरल भी होता है कई बार एलर्जिक होता है। तो ये यूजुअली 5 साल की उम्र के बाद, ये थोड़ा थोड़ा होने के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। 5 साल के बाद ये समस्या नहीं रहेगी, और 5 साल तक के बचने के लिए उसे ऐसा करें कि कम से कम अपन इन्फेक्शन से तो बचा ही सकते हैं कि अगर कोई सर्दी जुकाम वाला मरीज है तो उसके पास ना जाएं, घर के बाहर स्वच्छ खाने पीने की चीज़ें दें, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और इम्यूनिटी तो अगर आपने पूरे टीके लगवाए हैं, जिसमें न्यूमोकोकल वैक्सीन भी है, तो उससे काफ़ी अच्छी रिस्पांस होगा, उसको नहीं बार बार होंगे। और बस साफ़ सफाई और प्रिवेंशन ही मेन चीज़ है इसके लिए। 5 साल के बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए राजेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
राजेश जी ने काफ़ी अच्छा एक सवाल किया और इसी से जुड़ा अगला मेरा सवाल यही रहने वाला था, क्योंकि बच्चे बढ़ती उम्र में होते हैं और उन्हें इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वो ग्रोथ कर रहे होते हैं और शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अच्छी ग्रोथ हो, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, इसके लिए क्या और प्रयास करने चाहिए? इसका जवाब मैं आपसे लूँगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रतीक जी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछिए। मैडम, मेरी भतीजी है, उसकी उम्र 7-8 साल हो चुकी है, लेकिन उसका वेट गेन नहीं हो रहा। उसकी खिलाई पिलाई भी हम लोग करते हैं, डाइट का भी ध्यान रखते हैं, एक्टिव भी बहुत रहती है, लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ रहा बिल्कुल भी। एक्टिव रहती है और आप अगर उसका खाना पीना सब ले रहे हैं तो उसके बाकी चेक कराइए, कोई और बीमारी तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है, उसे खून की कमी तो नहीं है, कुछ बार बार दस्त लगना या कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस वगैरह तो बार बार नहीं होते हैं, या कोई एक अस्थमा या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। दांत की प्रॉब्लम्स के कारण भी लोगों की फीडिंग कुछ कम हो जाती है, उसमें भी कुपोषण होता है, वो तो नहीं है। ये सब चीज़ों को अपन को जांच करानी पड़ेगी अगर आप बता रहे हैं कि आप फीडिंग पूरी दे रहे हैं तो। चलिए प्रतीक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि मेरा सवाल था कि इम्यूनिटी को और बेहतर करने के लिए, क्योंकि बच्चों पर ऐसे समय में जब वो ग्रोथ कर रहे हैं, उनका शरीर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करता है, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए, इम्यूनिटी को और ज़्यादा अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सबसे पहला इम्यूनिटी के लिए तो अपन टीके पूरे लगवाना है, फिर उसके बाद साफ सफाई, हैंड वॉशिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपने कोविड के टाइम देखा है, स्वाइन फ्लू के टाइम देखा है, अगर आपका हर चीज़ की एंट्री, अपन में कोई भी बीमारी की एंट्री होती है मुंह और नाक से होती है ज़्यादातर, या अगर स्किन में कोई ब्रेक हो, चोट लगी है वहाँ स्किन ब्रेक है, स्किन हमारे बहुत अच्छा चीज़ है प्रोटेक्शन के लिए, और बाकी चीज़ें अपन मुंह और नाक से अंदर जाते हैं। तो अगर अपन हाथ धो के ही कोई चीज़ खाएं या नाक या मुंह छुएं, या अपन जो इनहेल कर रहे हैं वातावरण वो वायरस फ्री है, बैक्टीरिया फ्री है, या अपन जो भोजन कर रहे हैं उसमें कोई कीटाणु जीवाणु नहीं है, तो उससे आप बीमारियों से बच सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट में प्रोटीन्स की अधिकता लेना की जरूरत है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अंजू जी हरदा से, बहुत स्वागत आपका। अंजू जी, सवाल पूछिए। जी, सवाल पूछिए। कमाती। हाँ, आपकी आवाज़ कट गई है, आप फिर से बोलिए, रिपीट करें। अंजू जी, आपका सवाल दोहराइए। सवाल है कि मतलब 6 महीने की लड़की है, बेबी, तो उसका मतलब क्या खिलाना चाहिए उसका मतलब वजन? अंजू जी, एक बार फिर से आपका सवाल पूछिए। बच्चे को क्या समस्या है, किस चीज के बारे में आप जानना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? मैं इस बात से जानना चाहती हूँ कि मतलब 6 महीने की हो चुकी है, तो मतलब क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, और मतलब क्या? देखिए, आपने क्या बच्चे को गोद लिया है, क्या उम्र क्या है? वो तो 6 मंथ की है। 6 मंथ की है। अब आप जो दूध दे रहे थे तो आप उसको बॉटल की जगह कटोरी चम्मच से पिलाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब एक सही समय आ गया है कि आप उसको अनाज, अभी जो उसके दांत और नहीं है, मसूड़े मजबूत हैं, तो आप मसला हुआ अनाज, मसली हुई उबले हुए सब्जियां या फल, ये सब चीज़ें दे सकते हैं, दाल मैश करके, ये सब चीज़ें से शुरुआत कर सकते हैं। ये सब चीज़ें 6 महीने की हो गई तो आप ऊपर का अनाज शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। अंजू जी, और कोई सवाल आपका? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऋषि जी, दर्शक ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। जी ऋषि जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब से कि पहले के समय में हेल्दी चीजें मिलती थी, ओरिजिनल चीजें मिलती थी, लेकिन आज के समय में वो चीजें हैं नहीं। प्योर दूध भी नहीं है, भैंसों को इंजेक्शन लगा के वो सारी चीजें मिल रही हैं, सब्जियां भी उतनी ज्यादा ओरिजिनल नहीं है, तो ओरिजिनल चीज नहीं मिल पा रही है। हर जगह खाने में, चाहे पानी में CFC है, लेड है, सीसा है, सब कुछ मिला हुआ है। वो इफेक्ट कहीं ना कहीं बच्चे को डायरेक्ट करता है, इनडायरेक्टली भी करता है। इन चीजों से कैसे बचा जाए और बच्चों की डाइट में से क्या इंक्लूड किया जाए
जो उन्हें प्योर चीजें मिलें और इन सब से बचें वो? देखिए, एक तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि आजकल जो चीज़ें हैं, एक तो रासायनिक खादें, रासायनिक कीटनाशक के कारण जो हमारा फल और सब्जी और अनाज है वो चला गया। लेकिन अभी दूसरे प्रदेशों में और अभी अपने प्रदेश में भी शुरुआत हो गई, ऑर्गेनिक खेती की काम शुरू हो रहा है। आपको ऑर्गेनिक खेती का सामान मिलने लगा है। और दूसरी चीज़, आप होममेड चीज़ें दीजिए। आप घर में बना के जो खाने के पदार्थ हैं वो दीजिए, वो बेटर रहते हैं, वो सबसे अच्छे काम आते हैं। थोड़ा बहुत अगर अभी जो ऑर्गेनिक जब तक नहीं मिल रहा है, जब तक आपको ये मिक्स्ड जो चीज़ें हैं जिसके बारे में आपने बताया वो मिलेंगे। और दूसरा, आप फास्ट फूड जो बाज़ार का मिलता है वो तो बिल्कुल कतई ना लें। इवन मैं फास्ट फूड की बात ही छोड़ दीजिए, आप जो नमकीन वगैरह जो आते हैं, आपके जो मिक्सचर वगैरह, उसमें भी आप पैकेट पर जाइए तो पाम ऑयल मिलाते हैं आजकल। पाम ऑयल बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, बच्चों को भी बड़ों को भी। वो आगे जाके खून की नलियों में एथेरोस्क्लेरोसिस करके कम उम्र में हार्ट अटैक की बीमारियां शुरू कर देता है। तो आप लोग घर के बनाए हुए सामान पर ज़्यादा दीजिए, फास्ट फूड मत खाइए। और जब तक आपका जो प्रश्न था कि जो बाज़ार से खरीद रहे हैं सब्जी, रॉ वेजिटेबल, उसमें भी सफाई नहीं है, तो आप एक तो आप ऑर्गेनिक फूड पर जाइए या एक ऐसा वेंडर तैयार ढूंढ लीजिए जो डायरेक्ट खेत से लेके आता है, जहाँ कम यूज़ होता है ये सब। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम इन सवालों के जवाब देने के लिए। हमने उम्मीद की कि जो तमाम दर्शक हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े, उन्हें उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश स्वराज सेहत में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज। नमस्कार।